आपका स्वागत है जीएस विज़न में। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। हेलो एवरीवन, मैं हूं अरविंदर सिंह। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे और बैठे बैठे मेरी वीडियो का इंतज़ार भी कर रहे होंगे। देखिए, हमने संघ की कार्यपालिका एक सीरीज शुरू की थी। संघ की कार्यपालिका में मैंने आपको प्रधानमंत्री पढ़ा दिया है, मंत्रिपरिषद मंत्रियों के प्रकार और कितने प्रकार की कैबिनेट होती हैं, कौन कौन से वर्ड यूज़ होते हैं, भारतीय प्रधानमंत्री और ब्रिटिश प्रधानमंत्री की पावर्स में क्या अंतर है, ये सब बातें मैं करूँगा साथ के साथ। लेकिन आजकल जो क्वेश्चन पेपर है उसका पैटर्न बदल चुका है। अब क्वेश्चन ऐसे बनता है कि कई बार सवाल जो है वो सीधा प्रधानमंत्रियों से ही पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्टली कनेक्ट करके। तो इसलिए हमें हर कंडीशन के लिए तैयार रहना होगा, चूँकि लॉकडाउन है और समय भी है हमारे पास। तो अब मैं प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सीरीज तो चलाऊँगा, साथ के साथ जो प्रधानमंत्री जिसके लिए फेमस हुए हैं उन चीज़ों को भी साथ के साथ लाता रहूँगा मैं। चलिए जी, सबसे पहले आपके प्रधानमंत्री थे देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में कुछ जानें तो मैं थोड़ा आपको हिस्ट्री बता दूं। तो पंडित नेहरू जो थे ये महात्मा गांधी के उत्तराधिकारी थे। उत्तराधिकारी मतलब सक्सेसर होता है। महात्मा गांधी ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान बनाया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में जब ये गिरफ्तार हुए थे, जब इन सभी को जेल से छोड़ा गया था, तब गांधी इनको लेने के लिए गए थे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान गांधी ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। 1946 में 1946 में भारत में पहली अंतरिम सरकार बनी, पहली इंटीरियम गवर्नमेंट बनी। मैं अंतरिम सरकार क्यों बोल रहा हूँ? अंतरिम सरकार मतलब अभी अभी देश जो है वो आज़ाद हुआ है या होने वाला है। तो अभी जो देश में किसी का शासन था वो समाप्त होने वाला है, तो चुनाव तो अब एकदम नहीं हो पाएंगे। जब तक चुनाव नहीं होते इस देश को एक सरकार चलाएगी जिसका नाम होगा अंतरिम सरकार। तो ध्यान रखिए, 1946 में अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री मानते हैं हम। मैंने लिखा भी है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 1946 अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री थे। ध्यान रखिए, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री भी यही थे, लेकिन अंतरिम सरकार में इनका पद उपाध्यक्ष था। उपाध्यक्ष मतलब डेप्टी चेयरमैन। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे गवर्नर जनरल लॉर्ड वर्विल। तो अध्यक्ष गवर्नर जनरल होंगे, उपाध्यक्ष पंडित नेहरू को बनाया गया, और हम बोलते हैं कि अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 15 अगस्त 1947 रात को भारत आज़ाद हो गया, और भारत के स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री भी कौन बनते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1947 से। तो अंतरिम सरकार में भी और इसके बाद 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही बनते हैं। 1947 से 1952 तक इसी प्रकार चलेगा। और पहली बार जो चुनाव हुए संसद के यानी कि पार्लियामेंट के, वो 1952 में हुए थे। तो पहली बार चुनी हुई सरकार के प्रधानमंत्री भी पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं, 1952 1952। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल भारत में भारतीयों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यकाल था। हम आज़ाद हुए थे, हमें एक ऐसा नेता चाहिए था जो देश की नैया को पार लगा दे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस काम को बखूबी किया, जिसका परिणाम 1957 पुनः प्रधानमंत्री, 1962 पुनः प्रधानमंत्री, एट द एंड 1964 में इनकी मृत्यु हो गई। लगभग 18 वर्षों तक देश के प्रधानमंत्री रहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को बोलते हैं आधुनिक भारत के निर्माता। आधुनिक भारत के निर्माता, अ क्रिएटर ऑफ मॉडर्न इंडिया इज कॉल्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू। महत्वपूर्ण बात यह है
कि 1947 से 64 तक पंडित नेहरू भारत के विदेश मंत्री भी थे। भारत के विदेश मंत्री 47 से 64 तक यही रहे थे। इनकी विदेश नीति भारत के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुई, इसलिए इन्हें भारत की विदेश नीति का जनक भी कहते हैं। अ फादर ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, पंडित नेहरू। इन्हें भारतीय विदेश नीति को दिशा देने वाला यानी कि डायरेक्शन देने वाला पर्सन भी कहते हैं। इनकी विदेश नीति में सबसे महत्वपूर्ण था गुट निरपेक्ष, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। गुट निरपेक्ष क्या था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व दो गुटों में बट गया, एक पूंजीवादी और एक समाजवादी। पूंजीवादी यानी कि कैपिटलिज्म इनका दादा था यूएसए। समाजवादी यानी कि सोशलिज्म इनका दादा था रशिया। तो अगर आप पूंजीवाद की ओर जाते तो रूस नाराज होता, रूस की ओर जाते तो यूएसए नाराज होता। तो 5 लोग जिनमें से थे नेहरू और सुकर्णो इंडोनेशिया से थे, नासिर मिस्र से थे, मिस्र मतलब इजिप्ट, टीटो यूगोस्लोवाकिया से थे और एनक्रूमा घाना से थे। इन 5 लोगों ने, इन 5 बड़े मंत्रियों ने मिलकर फैसला किया कि ना तो पूंजीवाद ना समाजवाद, हम अलग रहेंगे और स्थापना की गुट निरपेक्ष 1961 सर्बिया में इसकी स्थापना होती है। तो गुट निरपेक्ष को नींव देने वाले 5 लोगों में भी से एक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। गुट निरपेक्ष मतलब दोनों में से किसी भी गुट में नहीं जाना, दोनों से बना के रखना मुख्य उद्देश्य है। इनकी विदेश नीति में अगला महत्वपूर्ण पिलर था पंचशील समझौता, जो चीन के संग किया गया था। ये समझौता क्या था, मैं आगे चल के आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि जब पंडित नेहरू के समय चीन के संग संबंध पड़ेंगे उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। पंडित नेहरू, इनके समय अगर बात करें भारत और पाकिस्तान की, तो भारत पाकिस्तान संबंधों को लेकर 1947-48 में युद्ध हुआ था, पहला भारत पाकिस्तान युद्ध 1947-48। इस युद्ध के बारे में मैं आपको कुछ बताऊं तो इस युद्ध के पीछे वजह ये था कि 1947 में डिसाइड हुआ था कि 2 देश बनेंगे, भारत और पाकिस्तान, और देशी रियासतें चाहें तो अलग रह सकती हैं। तो जम्मू कश्मीर, जहाँ के राजा हरि सिंह थे, उन्होंने फैसला किया कि वो अलग रहेंगे। और जैसे ही उन्होंने अलग रहने का फैसला किया, 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी फ़ौज ने अकबर खां के नेतृत्व में इस पर आक्रमण कर दिया और जिसके बाद राजा हरि सिंह हार गए। राजा हरि सिंह पंडित नेहरू से मिले। पंडित नेहरू ने बोला कि वो राजा हरि सिंह की सहायता जरूर करेंगे, बदले में राजा हरि सिंह एक विलय पत्र पे हस्ताक्षर करेंगे। विलय पत्र मतलब मर्ज पेपर। राजा हरि सिंह ने मर्ज पेपर, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न भाग बना और उसके बाद भारतीय फौजें जम्मू कश्मीर पहुंची और पाकिस्तान से आपका युद्ध हुआ 1947-48। और इस युद्ध में एक ऑपरेशन चलाया था हमने, ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गुलमर्ग। 31 दिसंबर 1948 भारत इस मुद्दे को यूएनओ ले गया, जिसके बाद ये मुद्दा धीरे धीरे शांत होता नजर आया। तो ये सारी पहल थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही थी। दूसरी बात कि जो कुछ भारत से पाकिस्तान जा रहे थे, कुछ पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, तो इनकी संख्या बहुत बड़ी थी। इनको कैसे बसाएं, कैसे सेटल करें, इसके लिए पंडित नेहरू ने 1948 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान से भारत आने वाले जो लोग थे उनका सेटलमेंट करना था, उनको रहने के लिए जगह देनी थी। इसके लिए प्रधानमंत्री राहत कोष की स्थापना 1948 में की जाती है। अगला कदम नेहरू नून समझौता था। नेहरू नून समझौता 1958-59 में हुआ था। ये समझौता क्या था कि समझौते के जो बंटवारा हुआ था, बंटवारे के अनुसार बेरूवारी एक क्षेत्र था, वो क्षेत्र पाकिस्तान के पास जाना था, लेकिन वो क्षेत्र भारत के पास था। तो नेहरू नून समझौता के अंतर्गत फैसला हुआ कि बेरूवारी क्षेत्र जो 9 वर्ग मील का है, मतलब 9 माइल स्क्वायर जिसका एरिया है, वो भारत पाकिस्तान को
देगा। इस समझौते के बाद पंडित नेहरू की पहल थी। पंडित नेहरू ने बोला कि हम ये क्षेत्र पाकिस्तान को देंगे। विपक्ष ने ऑब्जेक्शन उठाया। पंडित नेहरू ने अनुच्छेद 143 का प्रयोग किया और राष्ट्रपति को बोला कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले आर्टिकल 143 के अंतर्गत कि अपना क्षेत्र किसी को कैसे दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जिस प्रकार आप अनुच्छेद 3 के अंतर्गत दो राज्यों को तोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं, उसी प्रकार आप अनुच्छेद 3 के अंतर्गत अपना क्षेत्र किसी अन्य देश को दे सकते हैं या ले भी सकते हैं, परंतु आपको संविधान में संशोधन भी करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी करना पड़ेगा। 9वां संविधान संशोधन पंडित नेहरू के समय हुआ 1960 में, और भारत का 9 वर्ग मील 9 स्क्वायर मील रीजन हमने पाकिस्तान को दिया। अगला ऐतिहासिक कदम सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को हुआ विश्व बैंक की मध्यस्थता से, यानी कि विश्व बैंक ने वर्ल्ड बैंक में इसमें मध्यस्थता की। पंडित जवाहरलाल नेहरू और अयूब खां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। इन दोनों के बीच एक समझौता होता है, सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौते के अनुसार 6 नदियां, ऊपर की 3 जिनमें सिंधु, झेलम और चिनाब, सिंधु, झेलम और चिनाब, इनका जल भारत 20% प्रयोग करेगा, जबकि 80% पाकिस्तान को देगा। जबकि नीचे की 3 नदियां रावी, व्यास और सतलज, इनका प्रयोग भारत 80% जल करेगा, 80% जल का प्रयोग करेगा। ये था सिंधु जल समझौता, पंडित नेहरू के समय हुआ। ये भी एक ऐतिहासिक कदम था। इसके बाद अगर बात करें भारत चीन संबंधों की, तो चीन के प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई। चाउ एन लाई के प्रयासों से, बात ध्यान रखिए, पूछा भी गया है कि पंचशील समझौता किसके प्रयासों से हुआ था। चाउ एन लाई के प्रयासों से 29 अप्रैल 1954 को पंडित नेहरू और चाउ एन लाई के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पंचशील समझौता कहते हैं। सवाल कैसा बनता है कि पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और चीन के बीच हुआ था। कितने बिंदु हैं? 5 बिंदु हैं इसमें। किसके प्रयासों से हुआ था? चाउ एन लाई जो था, इनके प्रयास थे। पंडित नेहरू ने यहाँ पर एक स्लोगन, नारा दिया था। नारा था हिंदी चीनी भाई भाई। पंडित नेहरू सोचते थे हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन उधर भाई ने ही 20 अक्टूबर 1962 को भारत पर आक्रमण कर दिया। भारत पर आक्रमण कहाँ से किया? मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, देखिए। ऊपर अक्साई चाइना, जम्मू कश्मीर वाले पार्ट में, यहाँ से आक्रमण हुआ। और दूसरा आक्रमण हुआ नेफा क्षेत्र से, नेफा अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र, यहाँ से आक्रमण हुआ था। और जब तक हम संभलते, चीनी फौजें अंदर आ चुकी थी। याद रखिए, भारत चीन लड़ाई को सिनो इंडियन वॉर भी कहते हैं। जब तक भारतीय फौज संभली और चीन की फौजें काफ़ी अंदर तक आ चुकी थी, इसके बाद भारत इस युद्ध को हार गया। और हारने के बाद इस युद्ध में समझौता भारत को चीन से करना पड़ता है। समझौते के अंतर्गत अरुणाचल वाले क्षेत्र में आप देख रहे हैं, ऊपर रेड लाइन है, इसे बोलते हैं मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा 1914 में खींच दी गई थी, लेकिन मैकमोहन रेखा सामने इस युद्ध के बाद 1962 में आती है। और जो बाकी बचा भारत और चीन की बाउंड्री है, इसमें जो रेखा है, खासकर जो अक्साई चीन है, अक्साई चीन, यहाँ पर जो बाउंड्री है, इसको बोलते हैं LAC। LAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसको हम कहते हैं। तो पाकिस्तान के संग युद्ध हुआ और चीन के संग भी युद्ध हुआ, पंडित नेहरू के समय ही होता है। अगला है पंडित नेहरू के समय जब प्रधानमंत्री थे, तो एक भारत में सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी पृथक राज्य की मांग, अ डिमांड ऑफ सेपरेट स्टेट। पृथक राज्य की मांग जो हो रही थी वो भाषा के आधार पे हो रही थी, लिंग्विस्टिक बिहाफ पे हो रही थी। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। अगर आप पृथक राज्य की मांग भाषा के आधार पर स्वीकार कर लें तो भारत में अनेक टुकड़े हो जाएंगे। पृथक राज्य की मांग उचित है कि नहीं है, इसकी जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश SK धर की अध्यक्षता में 1948 में एक कमीशन बना, जिसको SK धर कमीशन कहते हैं। पंडित नेहरू ने इस कमीशन को बनाया। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। कमीशन ने कहा कि भाषाई आधार पर राज्य की मांग उचित नहीं है। देखिए, राज्य का निर्माण
प्रशासनिक और भौगोलिक दृष्टि से, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव और जोग्राफिकल आप पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं, नए राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर उचित नहीं है। फिर उसी समय JVP कमीशन बना 1949, J फॉर जवाहरलाल नेहरू स्वयं उसमें थे, V फॉर वल्लभ भाई पटेल, P फॉर पट्टाभी सीतारमैया। इसने भी यही बात बोली कि भाषा के आधार पर पृथक राज्य की मांग उचित नहीं है। फिर उसके बाद 1953 में 1953 में पृथक राज्य की मांग करते हुए आंध्र प्रदेश में एक कांग्रेसी नेता पोट्टू श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई। पोट्टू श्रीरामुलु की मृत्यु के बाद आंध्र प्रदेश में काफ़ी दंगे फसाद हुए और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर भारत का पहला पृथक राज्य बना। 1953 में ही पंडित नेहरू के समय राज्य पुनर्गठन आयोग बना, यानी कि स्टेट रिफॉर्मेशन कमीशन बना, और इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपी। इसकी सिफारिश पर 1956 में भारतीय संविधान में 7वां संविधान संशोधन किया गया, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956। भारत के बी प्रकार के राज्य, बी टाइप के स्टेट जो थे उनको समाप्त किया गया और भारत को 14 स्टेट और 6 यूटी में बांटा गया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पंडित नेहरू के समय ही आता है। काका कालेकर आयोग 1953-55 में पंडित नेहरू के समय बना। काका जो कालेकर आयोग था वो क्या था कि अनुच्छेद 340 भारतीय संविधान का ये प्रावधान करता है कि सामाजिक और शैक्षणिक, सामाजिक मतलब सोशल, शैक्षणिक मतलब एजुकेशनल, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी जांच के लिए सरकार कमीशन बना सकती है। पंडित नेहरू ने कमीशन बनाया था 1953 में। 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट में कहा कि ओबीसी को आरक्षण दिया जाना चाहिए। इसके अलावा पंडित नेहरू के समय ऑपरेशन विजय 1961 चला। ऑपरेशन विजय गोवा, दमन और द्वीप क्षेत्र में चला जो पुर्तगालियों से हमने प्राप्त किया। 1956 में बीजी खेर कमीशन पंडित नेहरू के समय बना। बीजी खेर कमीशन क्या है? बीजी खेर कमीशन 1955 में बना था, 56 में अपनी रिपोर्ट सौंपता है। ये जो कमीशन है ये राजभाषा आयोग है, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन है। जो अनुसूची 8 में आपको भाषाएं दी गई हैं उसके लिए कमीशन का प्रावधान है जो पहला बीजी खेर पंडित नेहरू के समय ही बनता है। इसके अलावा केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई और इसी कमीशन की सिफारिश पर 6 अगस्त 1952 को NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना होती है। इसके अलावा भारत में पंडित नेहरू ने IIT की स्थापना कराई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। पहला IIT कौन सा था मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसके अलावा IIM, एम्स, इन सब की शुरुआत भारत में पंडित नेहरू ने की। इनका समयकाल भारत में एक महान समयकाल था। अनेक नए नए संस्थानों की स्थापना की गई। पहला एम्स कहाँ खुला मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइए। इसके अलावा पंडित नेहरू के समय 3 बड़े डैम की नींव रखी गई, भाखड़ा नांगल डैम, दामोदर रिवर डैम, हीराकुंड डैम। ये 3 बड़े डैम की नींव भाखड़ा नांगल के पंडित नेहरू के समय रखी गई थी। भाखड़ा नांगल डैम का जब इनॉग्रेशन कर रहे थे तब पंडित नेहरू ने एक स्टेटमेंट दिया था। पंडित नेहरू ने कहा कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर हैं। द डैम्स इज अ टेम्पल ऑफ द मॉडर्न इंडिया। ये बात ध्यान रखिए, पंडित नेहरू का स्टेटमेंट है। और किस डैम के इनॉग्रेशन के समय बोला था? तो भाखड़ा नांगल डैम के इनॉग्रेशन के समय बोला था। बाकी ये डैम क्या है आप इसको अलग से पढ़ेंगे। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि पंडित नेहरू के समय क्या क्या खास बातें हुई थी। पंडित नेहरू जो थे इनके समय ही भारत की प्रथम आर्थिक नीति इकोनॉमिकल पॉलिसी आती है 1948 में। पंडित नेहरू के समय भारत की 1956 की आर्थिक नीति 1956 इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी। भारत की 1956 की आर्थिक नीति को भारत का आर्थिक संविधान इकोनॉमिकल कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। 27 मई 1964 को पंडित नेहरू की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनते हैं श्री गुलजारी लाल नंदा।
तो पंडित नेहरू का ये कार्यकाल था। शॉर्ट में मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ से सवाल बनते हैं, क्या क्या सवाल पूछता है। आप इन सब में डिटेल में भी जा सकते हैं, और भी बहुत सारी बातें थी, लेकिन आज की वीडियो में मैं इतनी ही बात कर पाया। नेक्स्ट वीडियो में अगले आने वाले प्रधानमंत्री के समय क्या क्या खास बातें हुई, मैं उन सब पर डिस्कस करूंगा। अपना ध्यान रखिए, वीडियोस हमारी कंटिन्यू आती रहेंगी। लॉकडाउन के समय हम आपको पढ़ाते रहेंगे, आप पढ़ते रहेंगे। आप क्या रिफॉर्म चाहते हैं मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या इसके नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। आप सभी अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।